अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। चिनारी में अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया। पिछले कई दिनों से अतिक्रमण करने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि वे लोग अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठान के आगे से अतिक्रमण हटा लें। सड़क किनारे नाला पर भी दुकानें लगा ली गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीले पंचे का प्रहार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी है और ऐसे में ये हिदायत दी जा रही थी कि लोग अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठान को हटा ले, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां पर अतिक्रमण कर रखे थे, जिसके बाद से यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ सासाराम में भी बुलडोजर चलने लगा है और रोहतास जिला के चिनारी है और चिनारी में जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है और यहाँ का जो स्थानीय पुलिस है, वो लोगों को सूचना कर रही थी कि वे लोग जो हैं अतिक्रमण न करें और जो जिन दुकानदारों ने आगे अपना दुकान बढ़ा लिया है वो लोग अपने दुकान को समेट ले। इसके बावजूद जब लोगों ने नहीं माना तो उसके बाद ये अभियान चलाया गया है। बुलडोजर निकला है और पीला पंजा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ये जो चिनारी बाजार है, चिनारी बाजार में खासकर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, खासकर जो सब्जी मंडी है, थाना चौक है और इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चला है और जो कई फुटपाथी दुकानदार हैं उसको यहाँ से हटा दिया गया है। खासकर नाला पर जो दुकान लगा लिए थे यहाँ पे, उन लोगों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। अजित कुमार, न्यूज़ 18। आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, क्या पूरे चिनारी नगर पंचायत में चलेगा? पूरे नगर पंचायत चिनारी में चलेगा। अभी फिलहाल आज गांधी चौक से थाना चौक के बीच चला है और कल भी 10 बजे से हम लोग का अतिक्रमण चलेगा। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, जो भी इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, आज रात तक में अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। और एक मामला यहाँ का है टेम्पू का लेकर के, टेम्पू वाले मुख्य स्टेट हाईवे पे लगाते हैं, इसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ये भी एक समस्या है। जाम का मेन कारण ये है। उन लोगों को निर्देश दिया गया और कल भी हम लोग 10 बजे उन लोगों को निर्देश देंगे। बिहार में पुलों के टूटने और गिरने का सिलसिला ना जाने कब खत्म होगा। बक्सर से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है जहां पर स्लैब धंसा है और इस वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई, आवागमन बाधित है। बता दें कि बिहार में पुल पुलियों को लेकर के लगातार उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। बता दें कि बक्सर से खबर है, इटाड़ी रेलवे ओवरब्रिज पुल का स्लैब धंस गया है। मामला पूरी तरह से लापरवाही का है। इस रेलवे ओवरब्रिज पुल पर आवागमन महज अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया था। इस पुल के निर्माण में 26.40 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तस्वीर आप देखिए, पुल के ऊपरी सतह का स्लैब करीब 1 फीट तक पूरी तरह से धंस चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पुल के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है। इस पुल की लंबाई 950 मीटर है। इस पुल का निर्माण रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कराया गया था। इस हादसे के बाद पुल के ऊपर बड़े वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि राज्य में लगातार पुलों के टूटने की घटनाएं सामने आ रही है, सभी की हाई प्रोफाइल जांच होनी चाहिए। बिहार में यही पुल नहीं, जितना भी पुल है आप सबको जांच करवा लीजिए। देखिए मटेरियल देखिए, सब में भ्रष्टाचारी का शिकार। जनता का मतलब कोई सुरक्षा के इन लोगों को लेन देन नहीं है। 10 करोड़ का पुल बनाओ, 5 करोड़ खाओ। 10 करोड़ अरे मत बनाओ भैया, उससे अच्छा है यूपी के तरह, अगर योगी जी के तरह पुल सब जांच हो जाए, या रोड ढलैया कोई भी बनाए बिहार में, सब 40% 50% कमीशन दिन पहले चालू हुआ है। अधिकारियों का लापरवाही का देन है कि आज हम लोग भुगत रहे हैं। क्या हुआ है पुल में 5 नंबर पुलिया का पाया फंसा हुआ है करीब 2 फीट के करीब में, और इसमें सरिया उरिया जो साफ दिख रहा है कि ये जो नाला नाली में लगाने वाला पतला पतला सरिया है, यही लगा है। सरिया का चोरी हुआ है और अधिकारी लोग का लापरवाही का नतीजा। ये तो सबसे सब रद्दी बन रहा है। ऐसा ही पुल बनना चाहिए। अब समझिए कि अभी कितना दिन इसका चालू होना हुआ, अभी टूट गया, महारदी हो, यही भ्रष्टाचार है। और कुछ बहुत 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 खतरनाक नहीं टूटा है ये पुल। ऐसा पुल टूटना चाहिए। अभी ना 1 माह हुआ चालू होना, अभी टूट गया है। लापरवाही जो कॉन्ट्रैक्टर है, सरकार की लापरवाही है ना। तो बिहार में पुल पुलियों और सड़क
की गुणवत्ता को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। छपरा से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। देखिए, छपरा में बन रहे छपरा रिविलगंज बाईपास का अप्रोच रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में पुल के अंदर से झरना की तरफ पानी बहता दिख रहा है। रिविलगंज प्रखंड के रामपुर भट्ट गांव में बन रहे बाईपास पुल और उसके अप्रोच रोड की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अप्रोच रोड से लगातार पानी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सड़क के नीचे बोरिंग कर दी गई हो। निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और सड़क के भीतर से पानी का रिसाव शुरू हो जाना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बोरिंग चल रहा है, बोरिंग ऐसे भी। ये देखिए लाइव तस्वीर, पूरा देख रहे हैं कहाँ से पानी फेंक रहा है, पूरा खत्म हो गया है, देख लीजिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर लालू परिवार से जुड़ी हुई है, जहां पर सुरक्षा सूची की समीक्षा की गई है। खबर सामने ये आ रही है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को पहले Z+ की जो सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब दोनों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। इसके साथ सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षाकर्मी मिलेंगे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी एक सुरक्षाकर्मी मिलेगा। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, मीसा भारती जी लोकसभा की सांसद हैं और जिनको भी सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं, ये सुरक्षा मानकों के आधार पर और जो सरकार के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के लोग इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने अपने घर से ही किसी को सुरक्षा गारद मुहैया कराया है। लालू जी के लंबे चौड़े कुनबे के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लालू जी को पहले जाकर उनकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनके पास उनकी सुरक्षा को लेकर कोई विशेष इनपुट है तो उन्हें सरकारी एजेंसियों से साझा करना चाहिए। बिना किसी आधार के डर का माहौल बनाना यह राजनीतिक सहानुभूति प्राप्त करने का बेहद ही स्तरहीन प्रयास है। दिक्कत मानसिकता की है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार इस बात को समझता है कि सत्ता उनकी बपौती है, पर सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। सत्ता साधन होता है सुशासन के लिए, जनता की सेवा के लिए। पर लालू परिवार के लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा का साधन बन के रह गई है। देखिए, जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब लालू परिवार को जनता का समर्थन है तो उन्हें डर किस बात का है, और जाहिर सी बात है समीक्षा की गई है और इसलिए सरकार का खर्च भी कम होगा। जो कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो सराहनीय कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार में 1 लाख जनसंख्या पे एक थाने में 22 पुलिस रहती है, लेकिन इनके परिवार में मेरे ख्याल से कि कम से कम 50 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि इन लोगों को कि जो सुरक्षाकर्मी को कमी की गई है वो सही है। भीषण गर्मी से परेशान देशवासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे करके बाकी देशों के हिस्सों में भी मानसून एंट्री करेगा। गर्मी से राहत मिलेगी, बारिश होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी से परेशान देशवासियों को राहत की खबर है। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि केरल में मानसून में 4 दिन बाद दस्तक दी है। ऐसे में एमपी में भी मानसून 4 दिन की देरी से आएगा, यानी मानसून के 22 जून को आने की संभावना है। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी तूफान के साथ भोपाल में जोरदार बारिश हुई। आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। करीब आधा घंटे तक भारी बारिश हुई। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक एमपी में इस बार सामान्य से कम बारिश होगी। मानसून का जो डेट है मध्य प्रदेश में वो लगभग 18 के आसपास है, 18 जून के आसपास आ जाता है। 15 से 20 के आसपास मैक्सिमम 18 तक आ ही जाता है। और अभी चूंकि इस बार अपना मानसून 4 दिन लेट हो गया है, जो 1 तारीख को
केरल टच कर जाता था, वो इस बार अपना 4 तारीख में हुआ, तो 4 दिन और अपन भी ऐसा ही लेट मान के चले कि अपने पास भी 18 की जगह अब 22 के आसपास मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना रहेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ भी धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी भारी तूफान देखने को मिला। ऐसा तूफान हर किसी को हैरान कर रहा है। कई जगह पेड़ गिरने की बात कही जा रही है। उधर गुजरात में भी बारिश देखने को मिली। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं से बवंडर जैसी स्थिति बन गई, जिसके कारण अहमदाबाद आने वाली 10 से ज्यादा उड़ानों को दूसरे शहर की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। राजस्थान में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक मानसून पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की रफ्तार बढ़ेगी। इस साल मानसून सामान्य से 4 दिन देरी से केरल पहुंचा। 1.5 महीने में पूरे देश को मानसून कवर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, खबर सासाराम से है, जहां पर दीवार गिरी है और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि दीवार के पास ही महिला खड़ी थी और दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। मृतका विमला देवी अपने कच्चे घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिरी और वह मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हाल की बारिश के बाद दीवार में दरार आ गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दीवार से गिर के घटना हुआ। क्या? दीवार गिर गया उसी पर। अच्छा, फिर मौत हो गई। दब गई उसमें? बताया था मतलब। अच्छा, कब की घटना है? कल शाम को 5 बजे। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड हुआ। 21 लोगों की मौत हुई और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों पर भीषण अगलगी की घटनाएं सामने आई। सवाल यही कि क्या ये जगह, होटल, रेस्टोरेंट, कोई घर आग से सुरक्षित नहीं है और किन मानकों का ध्यान रखा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये होटल के बेसमेंट में भरता धुआं और दम घुटने से जाती जिंदगियां, इस मंजर ने हर किसी को सिहरने पर मजबूर कर दिया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव की हर संभव कोशिश की, लेकिन 21 लोगों को नहीं बचाया जा सका। 21 मौतें, आखिर जिम्मेदार कौन? हादसे के बाद अब जांच में कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि होटल के पास केवल 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन उससे ज्यादा कमरे बनाए गए थे। फायर एनओसी का रिकॉर्ड भी अब तक नहीं मिला है। मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आग ने खोली सिस्टम की पोल। इस हादसे के बाद एमसीडी अवैध होटलों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। राजधानी के कई इलाकों में सीलिंग अभियान भी चलाया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ हादसे के बाद ही होगी? क्या नियमों का पालन पहले नहीं कराया जा सकता था? दिल्ली के बाद बिहार, हैदराबाद और चेन्नई। दिल्ली की आग की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से भी दर्दनाक खबर आई है। एक निजी अस्पताल के आईसीयू में लगी आग की चपेट में आने से 4 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के वक्त आईसीयू में करीब 20 मरीज भर्ती थे। समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन 4 जिंदगियां नहीं बचाई जा सकी। उधर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में एक हेलमेट शोरूम में भीषण आग लग गई। आग के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानों को बचाने के लिए घंटों मशक्कत करती रहीं। गनीमत रही कि समय रहते इलाके को खाली करा लिया गया। वहीं चेन्नई में डंपयार्ड में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को धुएं की चादर में लपेट लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैकड़ों फीट ऊंचा काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आग तेजी से डंपयार्ड के अलग अलग हिस्सों में फैलती गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। दिल्ली, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और चेन्नई
देश के अलग अलग हिस्सों से आग की घटनाएं सामने आई। कहीं होटल, कहीं अस्पताल, कहीं शोरूम तो कहीं डंपयार्ड धधक उठा। सवाल सिर्फ इन हादसों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर हादसे के बाद एक्टिव होता है। क्या फायर सेफ्टी नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या निरीक्षण और कार्रवाई केवल हादसे के बाद ही होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितनी मौतों के बाद सुरक्षा इंतजामों की नींद टूटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में से चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू ने अपने 2 नाम तय कर दिए हैं। नाम भी सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बता दें कि जो 2 नाम सामने आए हैं वो 2 नाम कौन कौन से हैं? तो 2 नाम ललन मंडल और दूसरा जो नाम है वो निशांत कुमार का नाम जो है वो तय किया गया है। ये दोनों नाम पहले से काफी चर्चा में थे, दोनों नाम रेस में थे और आखिरकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है कि ललन मंडल और निशांत कुमार के नाम पर मुहर लग गई है, यानी कि इन दोनों के नाम को फाइनल कर लिया गया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, ये 2 नाम ललन मंडल और निशांत कुमार का नाम, क्या खबर है सूत्रों के हवाले से? देखिए, जेडीयू से कौन एमएलसी को उम्मीदवार बनेंगे इसके लिए लगातार चिंतन बना चल रहा था और जेडीयू के जो बड़े नेता थे लगातार बैठक कर रहे थे और बैठक में ये तय करना था कि जेडीयू की तरफ से जो एमएलसी के उम्मीदवार होंगे वो नाम कौन होगा। इसमें कई सारे समीकरण भी देखना था, क्षेत्रीय समीकरण भी देखना था, जातीय समीकरण को भी देखना था और राजनीतिक समीकरण को भी साधना था। और फाइनली जो हमारे सूत्र बता रहे कि 2 नाम पे मोहर लगी है। तो पहला नाम है निशांत कुमार का, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे हैं और बिहार में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके नाम पे मोहर लग गई है, चूंकि मंत्री बन गए हैं और 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य होना है, तो इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरा ललन मंडल को भी बनाया गया, उससे पूरा के रहने वाले हैं और ललन मंडल वही है जब सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी थे, जब उनकी सदस्यता गई थी तब उन्हें उनके जगह पे ललन मंडल को उम्मीदवार बनाया गया था और वो एमएलसी निर्वाचित हुए थे। लेकिन मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद ललन मंडल चुनाव हार गए, माफ कीजिएगा, उन्हें हटना पड़ा और आखिरकार पार्टी ने, वो काफी पुराने नेता जेडीयू के माने जाते हैं और धानुक समुदाय से आते हैं, तो जेडीयू ने इसमें लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है। एक लव और एक अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की है और आने वाले 2 नाम है जो आज किसी भी समय फाइनल हो जाएंगे और वो भी हम अपने दर्शकों तक जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल इस समीकरण से साफ है कि एक धानुक समाज से, एक कुर्मी समाज से समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और नीतीश कुमार जब एमएलसी से हटे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे थे, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनकी जगह जो खाली हुआ था उनकी जगह माना जा रहा है कि निशांत कुमार को लाया जाएगा और ललन मंडल दूसरे उम्मीदवार हैं और बाकी के जो 2 नाम है वो आज किसी भी वक्त उस पर भी मुहर लग सकती है। राहुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस सब्जेक्ट के आपका। तो 2 नाम तय किए गए हैं और 2 नाम के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, वो भी नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन ललन मंडल और निशांत कुमार का नाम तय किया गया है। और देखिए, मुजफ्फरपुर अस्पताल के आईसीयू में अग्निकांड का मामला सामने आया था, जिसके बाद से अब बाकी जो जिले हैं वहां का प्रशासन जो है वो अब सतर्क नजर आ रहा है। सासाराम में भी जो अस्पताल हैं उनकी जांच की गई है। सासाराम की एसडीएम ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ सासाराम के अलग अलग निजी अस्पतालों का जायजा लिया और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानकों की जांच की। सासाराम के अलग अलग निजी अस्पतालों में पहुंचकर एसडीएम ने खासकर अग्निशमन उपकरणों की जांच की, साथ ही अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वार के बारे में गहन विवेचना भी किया। राजधानी दिल्ली तथा बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से अग्निकांड हुआ, दिल्ली में जिस तरह से एक होटल में आगजनी हुई और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक अस्पताल में आग लगने की घटना हुई, उसके बाद रोहतास जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गया है। सासाराम की एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी के नेतृत्व में विशेष टीम जो है सासाराम के अलग अलग अस्पतालों में और होटलों की जांच कर रही है। वहाँ की जो तकनीकी बनावट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के हादसे आगे न हो, इसको लेकर बचने के लिए ये सब एहतियात बरते जा रहे हैं। विभिन्न जो यहाँ अस्पताल हैं उनमें जो अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं उसकी भी जांच की जा रही है, ताकि इस तरह की कोई हादसा ना हो। क्योंकि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन ने इसे सबक लेते हुए एहतियात बरत रही है और लगातार
सासाराम के अलग अलग जो होटल हैं, उसके अलावा जो अस्पताल हैं, खासकर निजी अस्पताल हैं, उसकी बनावट की जांच हो रही है कि आखिर अगर आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए और आपात स्थिति में मरीज तथा उनके मरीज के परिजन अस्पताल से कैसे बाहर जाएं और अस्पताल में अग्निशमन जो यंत्र है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार अग्निशमन के अधिकारी के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी इसकी जाँच में लगे हुए हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है और इस मौके पर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। माल्यार्पण किया गया सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से। वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां नमन किया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। पटना के गांधी मैदान में जेपी की प्रतिमा पर सीएम ने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। तो आज संपूर्ण क्रांति दिवस, संपूर्ण क्रांति जो नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इमरजेंसी के दौरान एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस आंदोलन से कई बड़े नेता बिहार से भी निकले, बिहार के भी हुए, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो। जयप्रकाश आंदोलन से निकले जो नेता हैं और साथ साथ जयप्रकाश नारायण के किए गए कामों को आज याद किया जा रहा है। तो ये जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। और देखिए इस बीच कैबिनेट बैठक को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी 8 तारीख को, सोमवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सम्राट कैबिनेट की बैठक 8 तारीख को सोमवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। शैलेंद्र, 8 तारीख को सोमवार 5 बजे कैबिनेट बैठक, क्या अपडेट आपके पास? काफी महत्वपूर्ण होती है बिहार किसी भी सरकार की कैबिनेट की बैठक, और बिहार सरकार ने 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई है शाम 5 बजे, जो मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। और माना जा रहा है कि कई अहम कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं, खास करके उद्योग की बात करने, पथ परिवहन की बात करने, स्वास्थ्य की बात करने। तो ये सब जो प्रमुख विभाग हैं, उन विभागों से जुड़े कई प्रमुख जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, वो इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। और सोमवार को यह कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे से आयोजित की गई है। जी चलिए, बिल्कुल। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना, तो बिहारवासी इंतजार करें इस कैबिनेट की बैठक से, उनके लिए भी और बाकी विभागों से जुड़े हुए भी कुछ अच्छी खबरें सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कोई बड़ा निर्णय होता है, और इसके पहले जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई उसमें कई खुशखबरियां भी रहीं, कई नए योजनाओं को भी सहमति दी गई। और इस बार भी माना जा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं, कई योजनाओं को लेकर के, या फिर खास करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हो, उद्योग की बात हो, शहरीकरण की बात हो, नए सड़कों की बात हो, उन पर लगातार समीक्षा की जा रही है, निर्णय भी लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस बैठक में भी उन मुद्दों पर मुहर लगेगी जिन मुद्दों की समीक्षा सम्राट चौधरी ने की है, जिन मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जिन पर लगातार समीक्षा हो रही है, और जो जनता से जुड़े जो मामले हैं उस पर सरकार निर्णय भी ले रही है। और कैबिनेट की बैठक जब होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कई एजेंडे आएंगे जिन पर सामूहिक रूप से कैबिनेट की मुहर लगेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शैलेंद्र।